हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पूरा द्विवेदी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज 11th की फिजिक्स में अपन कार्य ऊर्जा और शक्ति में ही बात करेंगे, लेकिन एक खास प्रश्न है वो ऊर्जा से रिलेटेड है। उसे कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के रूप में। परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो लगभग हर परीक्षा में, चाहे वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, उसमें तो पूछा ही जाता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस स्पर्धा वाली परीक्षाओं में और अधिक रहता है, क्योंकि इससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न है वो चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस हो, चाहे जिस संबंध में मतलब 11वीं 12वीं की अगर फिजिक्स की बात होती है तो इस कॉन्सेप्ट को उसमें रखा जाता है। इस कारण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट अपन देख लेते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का क्या कथन है। बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें यह बताती है कि जब भी किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो चाहे वह विराम से गतिशील अवस्था में आ जाए, चाहे गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में आ जाए, मतलब उसका वेग तो परिवर्तित होता ही है। तो ये जब वेग परिवर्तित होता है तो अब चूंकि अपन गतिज ऊर्जा भी पढ़ चुके हैं, वेग परिवर्तित होता है मतलब उसकी गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ठीक उतना ही होता है जितना हम उस वस्तु पर कार्य करते हैं। और कार्य अपन जानते हैं, कार्य कैसे परिभाषित होता है? बल गुणे विस्थापन। यानी जब हम किसी गतिशील वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं और उस बल के कारण वस्तु विस्थापित होती है, अर्थात उसके वेग में कोई परिवर्तन होता है, तो कार्य का ये जो परिमाण है या कार्य की जो माप है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में होती है। यानी अगर हम कहना चाहें कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसका कथन देना चाहें, तो हमें ये कहना चाहिए कि किसी गतिशील वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के कारण किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन होता है। बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय के कथन का जो गणितीय स्वरूप है वो इस तरह से है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग, है ना। यानी 1/2 mv² माइनस 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। यहां ये प्रदर्शित करता है कि ये भी वस्तु की गतिज ऊर्जा है और ये भी वस्तु की गतिज ऊर्जा है। मतलब गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो ये दर्शाता है कि वह किए गए कार्य का परिणत रूप है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु में आरोपित बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में प्राप्त होता है। आइए इसकी गणितीय व्याख्या कर लेते हैं। बच्चों, जब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय की गणितीय व्याख्या की बात करते हैं तब भी हम इसे दो रूपों में प्रूफ करते हैं। एक तो वो ये कि जब हम किसी गतिशील वस्तु पर या किसी विराम अवस्था में वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं और उसके कारण उसको एक वेग प्राप्त होता है या प्रारंभिक वेग से उसके वेग में परिवर्तन होता है, तब उसकी जो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन है वो कार्य के रूप में कैसे दिखाते हैं। और दूसरा, यदि मान लीजिए हम किसी गतिशील वस्तु पर या विराम अवस्था में किसी वस्तु पर अलग अलग परिमाण का बल अलग अलग समय में लगाते हैं तो भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और इस स्थिति में भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का जो परिणामी है वो भी कुल किए गए कार्य के रूप में ही हमको मिलता है। आइए दोनों ही स्थितियों पर हम गणितीय विवेचना कार्य ऊर्जा प्रमेय की करते हैं। तो इस गणितीय व्याख्या में सबसे पहले हम लेते हैं कि एक स्थिति जब किसी गतिशील वस्तु पर अचर परिमाण का यानी अपरिवर्ती परिमाण का बल एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। और उसको लिखते कैसे हैं? उसको लिखते हैं कि जब बल कांस्टेंट हो या बल जो है अचर हो। ऐसी स्थिति में कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्याख्या करने के लिए हम मान लेते हैं कि m द्रव्यमान
कि कोई वस्तु है जो प्रारंभ में u वेग से गतिशील है। जब हम उस वस्तु पर एक निश्चित परिमाण F का बल आरोपित करते हैं तो वस्तु का वेग u से बदलकर v हो जाता है और उसमें a त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अगर हम ये मान लें कि यह वस्तु कुल s विस्थापन तय करती है, तब हमको ज्ञात क्या करना है, वर्क डन इन दिस फोर्स। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जो आपने बल आरोपित किया, मान लीजिए वो F है, तो परिभाषा से बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण। अतः इस बल द्वारा इस गतिशील वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी ma में अपन ने क्या किया, s का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आपको गति की व्याख्या करना है, गति की व्याख्या करना हो और न्यूटन के गति का समीकरण आपको ना दिखे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आप इस वर्ग को MAS के रूप में कहां से प्राप्त करते हैं, गति के समीकरण से। गति के समीकरण में यहां आप देखिए, प्रारंभ में वस्तु u वेग से गतिशील है, बाद में बल लगाते हैं, s विस्थापन हो जाता है, a का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, वेग बदलकर v हो जाता है। t की यहां खास जरूरत नहीं है, इसलिए इसको तीसरे समीकरण का सहयोग लेकर के और ये प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। तो लिख लीजिए कि अब न्यूटन के गति संबंधी तीसरे समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से आपको वेग में परिवर्तन का परिमाण निकालना है, इसलिए u स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। तो यह आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मतलब अब अगर 2 को भी हम यहां से ट्रांसफर कर लें तो आ जाएगा 1/2 इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि इस समीकरण में एक में जिसमें आपको वर्क की डेफिनेशन दी हुई है, तो उस वर्क को चूंकि आपको वेलोसिटी चेंज के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो उस चेंज इन वेलोसिटी को as के रूप में जो आपने प्राप्त किया है उसको समीकरण एक में रख दीजिए। तो समीकरण एक में जब रखेंगे तो आपको मिल जाएगा W इज इक्वल टू m एज इट इज, और ये आपको जो as की वैल्यू मिली इस समीकरण से वो मिली 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/2 v स्क्वायर का जब m में गुणा होगा तो 1/2 m इंटू v स्क्वायर, और जब u स्क्वायर में इसका गुणा होगा तो वो हो जाएगा 1/2 m इंटू u स्क्वायर। ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड हियर एज द टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइंग फोर्स। यही आपकी गतिज ऊर्जा प्रमेय है। मतलब आपने गतिज ऊर्जा प्रमेय को ये दिखाया कि जब भी किसी गतिशील वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, यानी उस पर कार्य किया जाता है, तो इस किए गए कार्य का कुल परिमाण किस रूप में प्रदर्शित होता है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का पहला स्वरूप है। अभी हम बात कर रहे थे कि जब बल अचर परिमाण का होता है तो हम इस तरह से गतिज ऊर्जा का परिवर्तन कार्य के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अपन बच्चों बेसिक चीज पा गए, मतलब कोई भी बल आरोपित किया, आपने बल आरोपित किया तो उस बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब आपको दूसरी चीज क्या बता देनी है कि ये बल का परिमाण अगर स्थिर ना होके अलग अलग रहता है। देखिए चित्र में देख लीजिए, अब हम इसमें सेकंड पोजीशन की बात कर लेते हैं, क्या कि जब बल जो है वह परिवर्ती हो, जब बल कैसा हो, परिवर्ती प्रकृति का हो, तब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसका डेरिवेशन किया जाता है। तो इसके लिए चित्र में देखिए, यहां मूल बिंदु से x1 दूरी तक जब इसका विस्थापन हुआ है वस्तु का, तब वेग कितना है, v1 है। अब यहां बल का परिमाण अगर बदल गया, जब बल लगाते हैं तभी तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो अलग अलग बलों के परिमाण के लिए
इसका विस्थापन भी अलग हो सकता है और इसका वेग भी बदल जाता है। इसलिए हमने ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कई टुकड़ों में बांट लिया है और इन विस्थापन के संगत इन डिस्प्लेसमेंट्स के करस्पॉन्ड हमने वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी अलग अलग कर ली है। x1 की रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड हियर बाय v1। x2 विस्थापन में इसका वेग बदलकर v2 हो जाता है, x3 में ऐसे हो जाता है और मान लेते हैं कि लेटेस्ट या लास्ट वाला xn डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर उसका वेग जो है vn हो जाता है, तब इन विभिन्न स्थितियों में जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है। अगर हम इसको ये कहें कि प्रारंभिक स्थिति x1 से x2 डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वेग में परिवर्तन होता है v1 से v2 हो जाता है, तब ये किया गया कार्य जो है, ये किया गया कार्य, इसको हम पहली बार लिख रहे हैं, तब मान लेते हैं कि ये जो किया गया कार्य है W1 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज, ये तो बदलता नहीं है, इसलिए ठीक 1/2m और ये होता कितना है, यहां से आपका आ जाएगा v2 स्क्वायर और माइनस v1 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक इसी तरह से x2 से x3 के लिए अगर बात करें और उसको हम कहें कि इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो 1/2m v3 माइनस v2 स्क्वायर हो जाता है, तो इसी तरह से v3 भी आपके सामने आ जाएगा m, ये v4 और माइनस v3 स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से जितनी भी आपको लेना है, तो इस तरह से ये nवीं स्थिति में ये जो कार्य है 1/2m और ये हो जाएगा vn स्क्वायर और माइनस vn माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से जब मान लो ये F1 के द्वारा किया गया कार्य है, ये F2 के द्वारा किया गया कार्य है, F3 के द्वारा, मतलब यहाँ आपको ये बता देना है कि कार्य के परिमाण ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि लगने वाले बलों के परिमाण अलग अलग होते हैं। यानी बल जब अचर नहीं होकर के परिवर्ती प्रकृति का होता है, उसका परिमाण समय के साथ बदलता रहता है। तो इस तरह से इस विभिन्न बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो भी इस रूप में परिवर्तित दिखाया जा सकता है। तो अतः अब यदि कुल किया गया कार्य W इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए इन सभी कार्यों के योगफल के बराबर, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या निकालना है कि कुल जो अप्लाइड फोर्स है, टोटल अप्लाइड फोर्स है, वो टोटल वर्क डन को कैसे एक्सप्रेस करेगा, मींस समेशन ऑफ दीज ऑल वर्क्स एक्सप्रेस्ड इन दीज इक्वेशंस। इन समीकरणों में जो कार्य दिख रहा है उन सभी का योगफल ही कुल किया गया कार्य होगा। यानी आपको जोड़ देना है कितना, ये 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर से लेकर के और कहां तक, ये प्लस वही पूरा vn स्क्वायर से लेकर के vn माइनस 1 स्क्वायर तक। आप इसको अगर बारीकी से देखें, मैंने अलग अलग आपको यही क्लियर करने के लिए दिखाया है, लिखा है कि देखिए इस स्टेप को देखिए 1/2m सब में कॉमन है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें से बचता है बच्चों v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, मतलब इस v2 स्क्वायर प्लस होने के कारण और ये माइनस होने के कारण ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से बच्चों ये v3 से v3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से v4 से ये v4 और इसी तरह से पहले वाले vn-1 से ये लास्ट वाला vn-1 भी कैंसिल हो जाएगा। यानी बचने वाली टर्म क्या आती है आपके पास, वो आती है v1 का स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में और vn का स्क्वायर लास्ट स्टेप में। मतलब आपको जो टोटल वर्क डन है वो किस रूप में दिखाई देता है, दिस इंप्लाइज दैट वर्क इज 1/2m vn स्क्वायर और माइनस v1 का स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, या W कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m vn स्क्वायर माइनस 1/2m v1 स्क्वायर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड
फाइनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी यहां भी जबकि बल परिवर्ती प्रकृति का है, तब भी जो किया गया कार्य है वह वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में प्रकट हो सकता है, प्रदर्शित हो सकता है। तो ये है आपके कार्य ऊर्जा प्रमेय के गणितीय व्याख्या का दूसरा रूप, जब कार्य की प्रकृति परिवर्ती प्रकृति होती है। तो इस प्रकार बच्चों आप कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन और उसकी गणितीय विवेचना आसानी से समझा सकते हैं जब भी किसी परीक्षा में आता है। बच्चों इस तरह से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन तो देख लेते हैं, कभी कभी इनके बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये कठिन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। आप द्विवेदी फिजिक्स के साथ बने रहिए और हर कॉन्सेप्ट की गणितीय विवेचना भी बिल्कुल इजी तरीके से आपके सामने होगी। आइए इसी क्रम में इस कार्य ऊर्जा प्रमेय का भी एक उदाहरण अपन देख लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण विराम अवस्था में है। बल आरोपित करने पर उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि इस दौरान वह 50 मीटर की दूरी तय करता है तो किए गए कार्य एवं आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय का एप्लीकेशन है ये। आप कैसे तय करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, कैसे सवाल को हल करेंगे, ये सब कुछ सवाल से ज्यादा इस पर निर्भर करता है कि आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय तैयार कर लिया है, याद भी है, गणितीय विवेचना भी आपने कर ली है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इसको व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें बड़ी सरलता से बताया गया है बच्चों। अगर आप थोड़ा भी चिंतन करते हैं, समस्याओं के प्रति आप गंभीर हैं, देखिए इसमें लिखा गया है कि जो भी बॉडी है उसका कोई ना कोई मास होगा, ये तो क्लियर हो गया है ना। द्रव्यमान दिया है तो इसको तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि दिया है m बराबर इतना, है ना। ये आपने लिख दिया है m = 10 kg। अब इसमें आपको ये क्यों बताया है कि ये विराम अवस्था में है, फिर ये क्यों बताया है कि बल आरोपित करते हैं तो वो इतने वेग को प्राप्त कर लेता है, वो गतिशील होता है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो इतनी हो जाती है। वो इसलिए बताया है कि काइनेटिक एनर्जी जब चेंज होती है उसका मतलब है कि वेग परिवर्तन आपको दिखता है। इसमें विराम अवस्था में कहा है, मतलब प्रारंभ में वस्तु जो है विराम अवस्था में है, उसका मतलब u = 0। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, कितना फोर्स अप्लाई करना है ये तो प्रश्नवाचक है, लेकिन जब आपने फोर्स अप्लाई किया यानी उस ऑब्जेक्ट पर आपने वर्क डन किया तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी क्रिएट होती है और वो वेलोसिटी मिलती है वस्तु को कितने की, 10 मीटर प्रति सेकंड की। तो जब देखिए यहां दो चीजें हो गई, m भी आ गया, u आ गया और v आ गया, यानी आपको टोटल वर्क डन बाय अप्लाइंग द फोर्स एज ए डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट टाइम, ये आपको मिल। तो यहां से आपको अनुमान लगाना चाहिए कि दोनों स्थितियों में हमको गतिज ऊर्जा मिली है, हम सॉल्यूशन में पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मिलता क्या है, वही वर्क डन भी तो मिलता है, और आपको कहा है कि किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये आपका प्रश्न की समझ होना चाहिए, प्रश्न पर अवधारणात्मक पकड़ आपकी यहां से बनती है। प्रश्न को पढ़िए और अवधारणाओं का उसमें एप्लीकेशन करिए, है ना। तो बड़ा सिंपल ही आ जाएगा कि अतः जो कार्य ऊर्जा प्रमेय कह सकते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, या अतः डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय को डिराइव कर दिया है। तो W = क्या होता है, 1/2mv² - 1/2m u²। ये फार्मूला लिखिए, इसमें है कुछ नहीं बच्चों, गणित कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये जानना है कि क्या आप एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम जानते हैं, वो इस तरह से। तो ये हो गया
और -1/2m इंटू ये है 0। तो देखिए सेकंड टर्म अपने आप कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी टोटल वर्क डन आपका मिल गया 1/2 इंटू ये 10 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, तो इतना हो गया। और ये हो गया 0.002 यानी 500। कार्य का मात्रक आपको मालूम है वो जूल होता है। कार्य का बेमी सूत्र फिर से मैं यहां बता देता हूं, mLT2 और mLT2 और mL2 T इनवर्स 2, mL2 T इनवर्स 2, इस तरह से। तो ये आपका किया गया कार्य। अब आपको ये क्यों दिया है कि इस दौरान वह 50 मीटर की दूरी तय करता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, ऐसा भी हो सकता है। अब बल दिया ही नहीं है तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन क्यों है? चूंकि आपको कार्य जब मिल गया तो विस्थापन दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन है आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। तो पुनः इसको हल कर लीजिए। पुनः सूत्र लगा दीजिए। कार्य बराबर क्या होता है, बल और गुणे विस्थापन होता है। कार्य की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये 500 जूल आई है। कार्य की वैल्यू ये 500 जूल आई है, तो ये 500 लिख दीजिए। और एफ की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। एस आपको 50 मीटर दिया हुआ है, तो इस तरह से एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 500, ये और 50 साहब इधर आएंगे तो नीचे हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे ये, और ये 5 दाम 50 आ जाएगा। और ये एफ की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 10 न्यूटन। तो इस तरह से ये सवाल अब आपका सरल हो गया। क्यों सरल हो गया? क्योंकि आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी हुई है और कार्य ऊर्जा प्रमेय का इस तरह से आपने व्यवहार में उपयोग करना सीख लिया है। तो इस तरह से बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, इसकी गणितीय विवेचना कैसे करते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय का अगर व्यवहारिक उपयोग आपसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आपसे अपेक्षा होती है, तो आप इस तरह से सरलता से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये आपके प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। बने रहिए फिजिक्स के साथ, फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू।